पुलिस वाले अक्षत को बचाकर लेकर जा रहे हैं और पीछे पीछे भाग रहे हैं रिपोर्टर्स और वो सवाल पर सवाल दाग रहे हैं और कैमरा को देखते ही अक्षत जिस तरीके से भाग रहा है आपको उससे बहुत एक अलग कहानी पता चलेगी। अच्छा तो कुछ बता क्या हुआ था बताइए अक्षत, क्या रीजन था? आपने क्यों इस तरह की निर्मम हत्या की अपने पिता की? बताइए ना। गोली क्यों मारी? नहीं गोली चलिए मारी, आपने बॉडी को क्यों काटा? अक्षत अपने बॉडी को क्यों काटा? अक्षत अपने बॉडी को क्यों काटा? आपकी बहन ने 4 दिन कुछ क्यों नहीं बोला? आपकी बहन ने 4 दिन कुछ क्यों नहीं बोला? अक्षत अमित कौन है? अमित कौन है? अक्षत 4 दिन आपकी बहन ने कुछ क्यों नहीं बोला? अक्षत बहन को डराया गया था क्या? अक्षत 4 दिन बहन ने कुछ क्यों नहीं बोला? ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये अक्षत है और अक्षत को कोर्ट में ले जाया जा रहा है और पुलिसकर्मी यहाँ पर। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो रिपोर्टर्स के सवालों से भागते हुए ना ही वो कोई जवाब दे रहा है ना ही वो कोई रिएक्शन कर रहा है और इस तरीके से चुपचाप जाकर यूपी पुलिस की गाड़ी में अक्षत बैठ जाता है। अक्षत तो गाड़ी में बैठ गया, उसने खुद को लॉक भी कर लिया, लेकिन अंदर से जो कहानी बाहर आई है वो आपको और ज्यादा हैरान और परेशान करेगी। दरअसल अक्षत ने अपनी बहन के साथ मिलकर जिस रोज उसने अपने पिता को काटा, पेट चीरा, गोली मारी, यहां तक कि तमाम साजिश की, उस वक्त उसने अपनी बहन और खुद के इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉक कर दिया ताकि वो किसी से भी कोई भी उसका अकाउंट चेक ना कर सके। यहां तक कि अक्षत ने किसी को फोन भी लगाया था और उससे पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से उसने अपने पिता को मौत के घाट उतारा। उसके बाद आगे क्या क्या चीजें हुई और किसने उसे बताया कि तीसरे माले से ले जाकर पहले या कहीं ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाओ और वहां पर लाश को काटो, ये आइडिया उसे कहां से आया बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। लेकिन धीरे धीरे जो बातें सामने आ रही हैं, दरअसल अक्षत ने किसी को पैसे भी ट्रांसफर किए थे। वो शख्स कौन है पुलिस खंगाल रही है और इस पूरे कड़ी में अब तक मानवेंद्र जो पिता हैं उनके हाथ पैर तमाम चीजें मिल चुकी हैं, लेकिन मानवेंद्र का जो चेहरा है वो अब तक बरामद नहीं किया जा सका है। चेहरा मिल ही नहीं पा रहा और बेटे ने इस तरीके से अपने पिता के सिर को गायब किया कि तमाम फोर्स लग चुकी है। हर कोई मानवेंद्र का चेहरा ढूंढ रहा है, उनका सिर ढूंढ रहा है कि किसी भी तरीके से सिर मिल जाए। जिस हिसाब से नमी है, गर्मी है, उस हिसाब से तो अब तक सर गल चुका होगा, लेकिन बावजूद इसके कानूनी प्रक्रिया है, सर ढूंढना उतना ही अहम हो जाता है। आज इस डिकोडिंग क्राइम में बात करेंगे बहुत सारी ऐसी चुभने वाली बातों की जो अब जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने आए महज कुछ ही घंटों पहले ये बातें सामने आई है। अंत तक बने रहेगा और आपको पता लगेगा कि अक्षत तो शायद सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी तो कोई और है। कौन है पर्दे के पीछे का वो शैतानी चाल चलने वाला शख्स जो एक तरीके से पैसों के लिए एक तरीके से उस परिवार के अंदर किराएदार भी मौजूद थे, लेकिन किसी को कोई भनक कैसे नहीं लगती है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। तो इस पूरे केस में बिना देर किए आपको सबसे पहला जो बहुत अर्जेंट अपडेट है वो जानना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे केस में अपने पिता का कत्ल करने के बाद अक्षत ने अपने एक दोस्त को फ़ोन कॉल किया था और उसने उस फ़ोन कॉल में सरेंडर करने की बात कही थी। इस लड़के ने 19 साल के लड़के ने जब अपने पिता के सिर पर राइफल तानी, उनको गोली मारी। इसके बाद जब बहन ने उसे इस सिचुएशन में देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया और इसके बाद फ़ौरन उसने अपने करीबी दोस्त को फ़ोन मिलाया। फ़ोन की बाकायदा बातचीत है और उस बातचीत में अक्षत साफ तौर पे ये बोलता है कि मैं सरेंडर कर देता हूँ, मैंने अपने पिता का कत्ल कर दिया है। लेकिन उसी सिचुएशन में जब उसने आत्मसमर्पण की बात कही थी तब उसने देखा कि उसकी बहन जो है वो बगल में खड़ी हुई है और जब उसने अपनी बहन कृति का चेहरा देखा तब उसे लगा कि अगर वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि अब पिता रहे नहीं, माँ पहले ही नहीं थी, और अगर वो भी पकड़ा जाएगा तो कृति अकेली हो जाएगी, उसको आगे कौन संभालेगा। और अपनी बहन का चेहरा देखने के बाद उसने अपना जो पूरा ये इरादा था वो बदल लिया कि अब वो आत्मसमर्पण नहीं करेगा और अपने पिता की लाश को ठिकाने लगाएगा। और उसने अपनी बहन से भी कहा था कि मैं ये सारी चीज़ें हैंडल
कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। इसके बाद बातें ये भी आई कि उसने अपनी बहन को धमकाया भी था, लेकिन जब दोस्त से वो फ़ोन कॉल पे बात कर रहा था और उसने आत्मसमर्पण की बात की, तो अब पुलिस को ये जांचना बहुत ज़रूरी है कि क्या सच में जो अक्षत है उसने ये सरेंडर की बात कही थी और सरेंडर की बात करने के बाद अपनी बहन का मुंह देखकर उसने इरादा बदला, या उसको दोस्त ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई। क्या सच में किसी दोस्त ने उसकी हेल्प की कि तुम लाश को ऐसे ठिकाने लगाओ? पुलिस के लिए अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अक्षत ने वो चीज़ें की, लेकिन क्या उसके माइंड में ये सारी चीज़ें किसी और ने डाली थी? उस दोस्त का पता लगाना, उस फ़ोन कॉल का पता लगाना, वो हर एक चीज़ पुलिस को पता लगानी पड़ेगी और ये फ़ोन कॉल अब इस केस में बहुत अहम साबित होगा। इसके अलावा पुलिस जो है लगातार एविडेंस कलेक्ट कर रही है, क्योंकि कोर्ट में बकायदा जो एविडेंस हैं वो एक डेटा के तौर पर एक सिंक्रोनाइज तरीके से जाएंगे, तभी इस केस को, ये जो केस है वो अपने असली मुकाम तक पहुंचेगा। और इसीलिए जो पुलिस है अब वो जितने भी डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं उनको इकट्ठा करना शुरू कर रही है, उनके ज़रिए जांच पड़ताल कर रही है, और उसी में सबसे अहम ये फ़ोन कॉल की बात निकल कर आई जो अक्षत ने अपने दोस्त को किया। लेकिन पुलिस के लिए ये जांचना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पूरी हत्या है, जो पूरा प्रकरण है, क्या ये डर की वजह से किया गया, क्योंकि अक्षत ने कहा कि उसने गलती से किया गया, या फिर पूरा प्लान करके ये मर्डर किया गया? क्योंकि जब पुलिस ने इस अक्षत से पूछा, हर एक डिटेल निकालने की कोशिश की, तो उसने अपनी एक कहानी बता दी, अपना एक वर्जन बता दिया। लेकिन जब दोनों भाई बहन यानी कि अक्षत और उसकी बहन का सोशल मीडिया अकाउंट पुलिस के द्वारा खंगाला गया, तो उसमें एक नई चीज़ पता लगी। पुलिस को पता लगता है कि जब तक इनके पिता जिंदा थे तब तक दोनों भाई बहन का जो अकाउंट है वो पब्लिक था, लेकिन मौत के तुरंत बाद ही दोनों के इंस्टाग्राम अकाउंट जो हैं वो प्राइवेट हो जाते हैं। अब ऐसे में पुलिस ने जब एक्सपर्ट से सलाह मांगी, उनसे समझने की कोशिश की, तो पता लगा कि देखिए ये जो अकाउंट्स होते हैं सोशल मीडिया पर, जो लोग एक्टिव हैं इस वक्त और जिनका अकाउंट पब्लिक है, वो बचना चाहते हैं ट्रोलिंग से। अक्षत को यहाँ पर ये भी डर था कि बाई चांस अगर वो पकड़ा गया तो उसके बाद इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर उसका चेहरा बहुत आसानी से लोगों को मिल जाएगा, लोग उसे ट्रोल करेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आप ट्रोलिंग से तो बच रहे हो, लेकिन इसके अलावा अगर पुलिस ज़रा सा भी इस केस में एक्टिव हो और कातिल तक पहुंचने की कोशिश करे तो उन्हें कहीं भी सबूत ना मिले, क्योंकि इंस्टाग्राम पर पुलिस ये जांचना चाह रही है कि अगर पिता की हत्या मान लीजिए 20 फरवरी को हुई, तो उससे एक हफ्ते पहले क्या बहन ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जिनसे शक जाए, भाई ने यानी अक्षत ने कोई ऐसी एक्टिविटी की जिससे कोई शक जाए, कोई ऐसी स्टोरी लगाई जिसमें दिख रहा है फादर और बेटे का रिलेशन, या लड़की ने कुछ ऐसा लगाया, तो हर एक चीज़ जो है वो पुलिस जांचना चाह रही है और इसीलिए सोशल मीडिया पर जाने की कोशिश की गई थी। और जब ये प्राइवेट और पब्लिक अकाउंट के बारे में पता लगा कि ऐसा भी खेल हुआ है, तब पुलिस का शक जो है वो गहरा जाता है और बहन की प्रतिक्रिया पर भी जांचना बहुत ज़रूरी है और पुलिस को बहन से भी जांच करनी पड़ेगी। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब पुलिस ने इंस्टाग्राम देखा, फ़ोन कॉल का पता लगा, तो इसमें सबसे अहम एक चीज़ और पुलिस को पता लगी जो अक्षत ने ही बताई, वो थे 50 लाख रुपए। अब तक कई सारी वजह आ रही थी, लगातार चीज़ें आ रही थी कि इस वजह से कत्ल किया गया, गुस्से में कत्ल किया गया, टुकड़े इस तरह से किए गए। लेकिन अब सोचिए, एक पिता रात को वो शादी के फंक्शन से लौटे हैं, उन्होंने 50 लाख रुपए घर में रखे हुए थे, क्योंकि जिस तरह से उनके बिजनेस थे और ऐसे में शराब का ठेका भी था उनका, तो उसका जो परमिट होता है रिन्यूअल के लिए, उसके लिए उन्होंने पैसे जमा करके रखे थे, जिसकी लास्ट जो टाइम था वो था 23 फरवरी का। 20 फरवरी को जब वो शादी से घर में लौटे और अंदर जाते हैं और जब वो पैसे चेक करते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि 50 लाख रुपए की जो गड्डी थी उसमें से कुछ गड्डियां कम हो गई हैं। उन्हें गिना जाता है और पैसे कम मिलते हैं। इसके बाद घर में तूफान आता है, वो पूछताछ करते हैं, बहन से पूछते हैं, उन्हें पहला शक जाता अक्षत पे ही है, फिर अक्षत से पूछते हैं। इसके बाद दोनों बाप बेटे में लड़ाई होती है और इसमें कहानी ये निकल कर आती है कि उस वक्त जो पिता थे उन्होंने अक्षत को थप्पड़ मारा था और थप्पड़ मारने के बाद यही लाइसेंसी जो रिवॉल्वर है, जो राइफल है, इसको वो अक्षत के ऊपर तान देते हैं और उसे धमकाते हैं। ये सारी चीज़ जब अक्षत देख रहा होता है, जब उसके सामने उसके पिता ने उस पर गोली तानी और पैसों को लेकर बोल रहे होते हैं, तो अक्षत गुस्से से लाल हो रहा था और इसके बाद पिता उसको डांट कर छोड़ देते हैं और अपनी राइफल लेकर अंदर कमरे में चले गए और सोने चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद जो अक्षत है, इतना ज़्यादा गुस्से में भरा था, उसके मन में इतना ज़्यादा गुस्सा पैदा होता जा रहा था कि उसने कुछ देर वेट किया और उसके बाद जैसे उसे लगा कि अब पिता जो है वो गहरी नींद में जा चुके हैं, फ़ौरन वो कमरे में जाता है और वही राइफ़ल जो पिता ने अक्षत पर तानी थी, उसी राइफ़ल को वो पिता के सिर पर
तानता है और गोली चला देता है। और इसी आपाधापी में, इसी गोली चलते वक्त बहन जब ये चीज़ सुनती है तो वो आती है और वो ये चीज़ें बोलती हैं कि मम्मी थी नहीं, तुमने पापा को भी मार दिया। और तब वो अपने दोस्त को कॉल करता है और कॉल के दौरान जब वो अपनी बहन की शक्ल देखता है तब उसे एहसास होता है कि अगर मैं जेल चला जाऊं या मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरी बहन का ख्याल कौन रखेगा और मेरे बाद अब इसका क्या होगा, क्योंकि मम्मी पापा तो अब रहे नहीं। ये सारी चीज़ें का आकलन करने के बाद बार बार जो नीट की बात आ रही थी, कहा जा रहा था कि नीट के लिए मारा गया है और कई सारे रिश्तेदारों ने मना भी किया कि नीट जैसा कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि अगर नीट का मामला होता तो आप सोचिए लड़का बीकॉम के लिए आवेदन क्यों भरता। और इस तरह से पुलिस इस बात को भी कहीं ना कहीं नकार रही है और खासकर रिश्तेदार भी इस चीज़ को नकार रहे थे, क्योंकि अब बात 50 लाख रुपए की साफ तौर पर सामने आ गई है। और अक्षत के बारे में पहले भी कहा गया है कि अक्षत ने लगातार अपने घर से चोरियां की हैं, क्यों की है उसकी भी कई सारी वजह है, लेकिन जो दोनों भाई बहन हैं वो कुछ ना कुछ पुलिस से अभी भी छुपा रहे हैं। अक्षत ने कहानी जो भी बताई पुलिस को, लेकिन कुछ चीज़ है जो पुलिस भी मिस कर रही है, क्योंकि पुलिस ये उनका बिहेवियर नहीं जांच पा रही। पुलिस को नहीं समझ में आ रहा कि कोई इतना सामान्य कैसे जी सकता है। किसी के घर में कोई मर्डर हो जाए, कोई अपनी आंखों से मर्डर होता देख ले, उसके बाद वो कैसे उस कातिल का साथ दे सकता है, कैसे सामान्य जीवन जी सकता है। क्योंकि ये जो दोनों भाई बहन हैं, जिस कमरे में पिता की लाश के टुकड़े किए गए थे, जिस कमरे में या जिस बाथरूम में पिता का सिर काटा गया, हाथ पैर काटे गए, ड्रम में भरा गया, पॉलीथीन रखी हुई है टुकड़ों से सनी हुई, वहीं पर दोनों भाई बहन सोते थे, वहीं पर दोनों भाई बहन जो है खाना खा रहे थे, उसी कमरे में रह रहे थे, स्प्रे छिड़क रहे थे। और इसके बाद जो बेटी है, जब कत्ल हो जाता है 20 तारीख को, तो वो पेपर देने भी जाती है, एग्ज़ाम देने भी जाती है नॉर्मल अगले दिन। भले भाई ने उसे ये सारी चीज़ें कहीं, लेकिन अगले दिन वो अपने टीचर से मिली, अपनी दोस्तों से मिली, चाची से मिली, किसी से भी उसने एक शब्द नहीं कहा, उसने एक चीज़ नहीं बताई कि उसके पिता के साथ क्या हुआ है। सोचिए, उस लड़की ने अपने पिता को गोली खाते तो देखा, इसके बाद उनके शरीर के टुकड़े होते भी देखा, इसके बावजूद उस लड़की ने ये नहीं कहा और इसके बावजूद वो अपने भाई का ही साथ दे रही थी और उसी के साथ, मतलब ये सारी चीज़ें पुलिस को रास नहीं आ रही कि कैसे उनकी दिनचर्या सामान्य हो सकती है, कैसे वो लोग एक बहुत ही बेफिक्र लाइफ जी सकते हैं। अगर उसके भाई ने उसे सारी चीज़ें बताई, उसके बावजूद जो लड़की है वो आराम से उस कमरे में रह रही है, खाना भी खा रही है, सो भी रही है और इसके अलावा वो पेपर देने भी जा रही है, तो ये चीज़ें पुलिस को रास नहीं आ रही। अब आप आगे समझिए ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पुलिस को शक पैदा कर रही हैं। दोनों भाई बहन की जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, वो पुलिस को समझ नहीं आ रही हैं। और तो और अब जो लड़की है, जो बहन है, यानी जो उस घर की बेटी थी, उससे जो पुलिस चीज़ें निकालेगी, उससे भी कहीं ना कहीं एक नई कहानी सामने आ सकती है। इस पूरी कहानी में आपको मैं बता दूं कि ये जो अक्षत है उसने पुलिस वालों से हाल ही में, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने आए, हमारे पास नई नई अपडेट आई है, उस अपडेट को आप तक पहुंचाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल पता चला है कि पुलिस से पूछताछ में अक्षत ने बताया कि जेल जाने से पहले वो एक बार 19 फरवरी को जब रात को झगड़ा हुआ पिता के साथ तो पापा नशे में थे, ऐसा क्लेम किया है अक्षत ने पुलिस वालों के सामने, जहां पर वो गाली गलौज और पिटाई कर रहे थे भाई और बहन दोनों की। और इस वजह से उन्होंने गुस्से में, जो पिता थे उन्होंने राइफल तान ली थी। और ये जो बात, गुस्से वाली जो बात है, उसमें यह था कि 50 लाख रुपए के जरिए कुछ पैसे अक्षत ने चुरा लिए थे और इसी बात को लेकर पिता भाई बहन दोनों पर गुस्सा कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, एज पर दी अक्षत ने जो पुलिस को कहानी बताई। और उसके बाद अक्षत ने किसी तरह से अपने पिता को समझाकर और बहन को शांत करवाया और दोनों को अपने अपने कमरे में कहा कि जाके सो जाइए। और जो पिता थे वो राइफल को, क्योंकि नशे में थे, तो राइफल को अपने बिस्तर पर रखकर सो गए थे। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बहन के साथ व्यवहार किया था, अक्षत को ये चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। और उसके बाद हर किसी को कहानी बता है और किसी तरीके से उसका ये भी कहना था कि वो छटपटा रहा था और चाह रहा था कि मैं किस तरीके से ये जो पिता की जो चीजें हैं उन्हें मैं शांत करूं, और एक तरीके से जो बहन के साथ जो व्यवहार था वो गलत था। इसके बाद अक्षत ने बार बार पुलिस वालों से कहा कि मेरी बहन एग्जाम देकर घर लौट रही होगी, आप एक बार मुझे अपनी बहन से मिलवा दे। तो रात के 12 बजे, मतलब ये रात के 12 बजे कल की बात है, ये उस बहन और भाई दोनों को मिलवाया गया जेल के अंदर, जिसके बाद ये जो कहानी है ये सबके सामने आ रही है। मानवेंद्र की जो बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस से अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया, लेकिन उसने बहुत सारी चीज़ें और भी बताई। मैं हूबहू जो नई अपडेट्स हैं आप तक पहुंचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसने ये भी कहा कि शराब कारोबारी जो था उनका शरीर इसलिए उसने 6 टुकड़े किए क्योंकि बॉडी ड्रम में नहीं आ पा रही थी, लेकिन वो ड्रम को कार में नहीं ठूस पाया।
बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े कर कर वो अलग अलग जगहों पर फेंक रहा था, लेकिन ड्रम सहित वो कार में फिट नहीं आ रही थी और कार छोटी पड़ रही थी, कार की डिक्की, और इसलिए उसे लाश को ड्रम में डालकर घर के बाथरूम में छिपाना पड़ा। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डरावनी वाली बात है। सवाल ये भी उठ रहा है कि 110 किलो वजन वाले शव को, लाश को किस तरीके से बेटे ने तीसरे माले से नीचे लेके आया। तो ये जो अपडेट्स थी पुलिस थाने के अंदर से आ रही है, हमें लगा कि आपको इससे सबसे पहले अवगत कराने की जरूरत है। लेकिन ये तो बात रही जो अक्षत बतौर भाई पुलिस वालों को जो कहानी बता रहा है। अब आते हैं हम बहन के ऊपर। बहन जो शक के घेरे में इसलिए है क्योंकि देखिए 19 फरवरी की रात को ये सारा वाक्य होता है। 20 फरवरी को कहा जाता है कि मर्डर हो जाता है। लगभग 21 तारीख और 22 तारीख ये दोनों दिन लड़की एग्जाम देने जाती है। बिल्कुल नॉर्मलाइज था सारी चीजें। अब याद रखिए जो लड़की है, बहन है, जिसने अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा, उसके साथ पापा के साथ झगड़ा भी होता है रात को, और अगले दिन वो एग्जाम देने पहुंच भी जाती है। उसके बाद ध्यान रखिए चाची अभी भी मौजूद थी, चाचा चाची जो थे, चाचा बाहर गए हुए थे, चाची वहीं पे मौजूद थी। जो नीचे वाला जो फ्लोर था वहां राइफल से गोली चल रही, किराएदार भी मौजूद थे और किराएदार अगले दिन घर खाली करते हैं, मतलब सुबह होने का इंतजार कर रहे थे और किसी ने कुछ नहीं देखा। सबने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली हो जैसे, और इसलिए ये सारी जो बातें हैं कहीं ना कहीं हर किसी को खटक रही हैं। क्योंकि अक्सर उसने कई बार, जो अक्षत है, अपने पिता के नाम पर लेटर भी लिखा था और कई बार उसने कहा था कि वो खुद को बिजनेस संभालने वाला पिता उसे घोषित कर दे कि ये मेरी जो संतान है यही आने वाले वक्त में बिजनेस संभालेगा। और क्योंकि पिता को लगता था ये ना समझ है, अभी इसे बहुत सारी चीजें सीखनी, 19 साल के लड़के से आप कहो कि मेरा बिजनेस संभालो जो मैंने इतने सालों से बनाया है, तो कोई भी पिता तो नहीं करेगा। और अक्षत को ये चीजें बुरी लगती थी कि मेरे पिता मुझ पर भरोसा करते ही नहीं। और अक्षत को मन ये भी डर था कि कहीं अगर जो उनके पिता ने किसी और के साथ शादी कर ली और वहां से अगर कोई संतान हुई तो सारी प्रॉपर्टी भाई बहन को नहीं मिलेगी, उसे मिल जाएगा। और इसलिए एक थ्योरी ये भी है कि अक्षत चाहता था कि जो सब प्रॉपर्टी के जो जितना भी मसला है सब कुछ उनके पास आ जाए, वही वारिस बन जाए। और इसलिए ये गुस्सा और ज्यादा बढ़ता हुआ चला गया। अब ये शादी को लेकर आस पड़ोस के लोगों ने दावे भी किया कि देखिए झगड़ा भी हुआ करता था। अब यहां पर ये जो अक्षत है कितना ज्यादा शातिर है, उसने काकोरी इलाका है, 20 फरवरी को फोन उस इलाके में ले जाकर फेंक देता है ताकि सबको लगे। 20 किलोमीटर दूर है क्राइम सीन वाली जगह से, वो कार चला के जाता है, वहां पे फोन फेंकता है क्योंकि इसे पता था कि पुलिस फोन ट्रैकिंग जरूर कर सकती है और इसलिए डिजिटल फुटप्रिंट्स को मिटाने के लिए ये वहां पर फेंक किया जाता है। जब बहुत सारी चीजें खंगाली ही जा रही थी सोशल मीडिया से लेकर बैंक अकाउंट्स तक, तो अचानक से एक अनजान व्यक्ति, हम उसका नाम अभी आपको नहीं बता पा रहे, लेकिन वो अनजान व्यक्ति इसलिए है क्योंकि अभी तक उसका नाम पुख्ते तौर पर क्यों पैसे भेजे गए इसकी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। पैसे अनजान व्यक्ति को भेजे गए पापा के मर्डर के तुरंत बाद। तो क्या कोई और भी है? वो जो दोस्त था जिसे हर चीज पता थी और दोस्त ने पुलिस को नहीं बताया। याद रखिए जो अक्षत एक बार कानपुर भी भाग जाता है, वहां पर अपने दोस्त को कहता है कि देखो मेरे से तुम कानपुर मिलने आओ, मेरे पापा को मत बताना। उस वक्त उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसके पिता को बता दिया, तब जाकर अक्षत को कानपुर स्टेशन से पकड़कर दोबारा लखनऊ लेकर आया गया। अब यहां पर जो सबसे अजीब चीज है कि उसके निशानदेही पर झाड़ियों से शव के कटे हाथ पर बरामद कर लिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट नगर रेलवे ट्रैक से कूड़े के ढेर से 2 चाकू, 2 आरी भी मिल गई है, लेकिन मानवेंद्र के शरीर के तमाम हिस्से मिल चुके हैं, लेकिन अब तक ये जो सिर वाला जो हिस्सा था वो मिल नहीं पाया। और अक्षत ने उसे जहां कहीं भी फेंका है वो पुलिस वालों को बता रहा है, लेकिन उस जगह पे वो सारी चीजें नहीं मिल रही हैं। पुलिस कॉम्बिंग कर रही, कॉम्बिंग से मतलब ये अंग्रेजी शब्द है जिस तरह से आप कंघी करते हैं अपने बालों में। पुलिस वाले एक साथ मिलकर जंगलों में खंगाल रहे हैं, झाड़ियों में खंगाल रहे हैं कि किसी भी तरीके से मानवेंद्र का सिर मिल जाए, लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन बिना सिर के
मानवेंद्र के ये जो शरीर था उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन कहते कि आत्मा भटकती है और ये आत्मा शायद अपने इंसाफ के लिए जूझ रही है कि किसी भी तरीके से सच्चाई बाहर आए और अक्षत ने जो काम किया है उसे उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्योंकि जो बातें निकलकर सामने आई उसमें कहा गया कि राइफल मिला है, 3 खोखा कारतूस मिला है, एक जिंदा, एक कारतूस की पेटी मिली है। अब एक जो कारोबारी है उसके पास एक कारतूस की पूरी पेटी मिली है, सूती कपड़ा, सादा खून के धब्बे लगे हुए, और यहां तक कि उसने जो मांस की जो लोथरे जो बेड पे चिपके हुए थे, तकिए पे लगे हुए थे, उन सबको फोल्ड कर कर, जैसे आप धोबी के पास लेके जाते हैं, उन सारे कपड़ों को फोल्ड कर कर वो जलाने के लिए जंगल में भी ले गया, ताकि कोई सबूत मांस का या खून का एक कतरा भी पुलिस वालों के हाथ नहीं लगे। ये इसकी प्लानिंग थी और उस प्लानिंग में शायद बहुत सफलता भी उसके हाथ लग जाती, लेकिन वो ड्रम की वजह से आज अक्षत फंस गया। नहीं तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट क्राइम होता। उसका मकसद था कि तमाम तरीकों से इस शरीर को मैं ऐसे गायब करूंगा कि किसी को भनक नहीं लगेगी, और इसमें उसको सफलता मिल भी जाती। लेकिन दोस्त को पूरी कहानी पता थी, वो अज्ञात शख्स कौन है जिसे पैसे भेजे गए, किराएदार उस घर पे मौजूद थे, चाची मौजूद थी, बहन मौजूद थी। बहन अगले रोज जाके एग्जाम भी दे देती है, 2-2 दिन लगातार एग्जाम देती है, लेकिन उसके हाव भाव से आपको नहीं लगेगा कि उसने अपनी आंखों के सामने किसी को मौत के घाट उतरते हुए देखा है, किसी को कटते हुए देखा है। किसी की मैं बात क्यों कर रहा हूं, अपने पिता को कटते हुए देखा है एक बेटी ने, लेकिन वो चुप्पी साध कर बैठती है, और इसलिए सवाल उठना बनता है। और हमारी कोशिश है कि इस पूरे मामले में जो भी नए अपडेट्स होंगे हम आप तक सबसे पहले लेकर आएंगे। लेकिन तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे, ओनली ऑन क्राइम तक।